हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई सबकी चल रही होगी, अच्छी चल रही है यार। ठीक है, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तुम भी पढ़ाई करते रहिए। तो यार मैंने सोचा यार कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिस्कस हमें करने चाहिए। ठीक है, कैसे टॉपिक? जैसे आंसर राइटिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, देखो 5 मंथ बचे हैं अभी। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए 5 मंथ्स बचे हुए हैं, यानी कि मई में हमारा एग्जाम है। ठीक है, मई में हमारा एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम है। लेकिन उससे पहले अभी क्या है कि 2 महीने हम लोग जो मेंस के लिए दे सकते हैं। तो मेंस के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट, कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं यार जिन्हें ये नहीं पता होता कि यार आंसर, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। अच्छे से पहले यार आंसर लिखा कैसे जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार बहुत लोग ग्रेजुएशन करके आए होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो फिर जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर होता क्या है कि वो ना यही नहीं समझ पाता कि यार यूपीएससी की आंसर राइटिंग क्या होती है और ग्रेजुएशन की आंसर राइटिंग क्या होती है। बहुत लोगों को तो यही दिक्कत होती है कि यार ठीक है, मेरा भी यार जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल है, तो मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट करा तो यार मैं भी ऐसे ही एक पेज लेता था और पूरा धड़ाधड़ से लिखना स्टार्ट कर देता। लेकिन यार उससे नहीं होती यार, इसकी आंसर राइटिंग बिल्कुल अलग है। जब टॉपर्स की कॉपी देखी और पता लगा कि भाई उनकी तो बिल्कुल ही अलग अप्रोच है और वो लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है यार। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे यार, आज का टॉपिक है जैसे जैसे मैंने बात करी यार यूपीएससी वाली आंसर राइटिंग। मतलब यूपीएससी वाली आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि यार ये जो नॉर्मल आंसर राइटिंग होती हैं इनसे डिफरेंट है ये। ठीक है, कैसे डिफरेंस है और मेरे आंसर क्या है मैं वो भी दिखाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने इनके जो नोट्स होते हैं, मीन्स के नोट्स मैं कैसे बनाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो मीन्स के नोट्स अलग होते हैं, प्रीलिम्स के थोड़े से अलग टाइप के नोट्स होते हैं। ठीक है, तो वो जानना जरूरी है। तो यूपीएससी वाले देखते हैं कि यूपीएससी वाली आंसर राइटिंग का मतलब क्या होता है। देखो पहला टॉपिक एक एक करके देखो, कई सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैं यार इसमें ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि पहला आता है कि भाई आंसर राइटिंग, कि भाई आंसर राइटिंग क्यों करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई आंसर राइटिंग क्या मतलब है, हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ लेते हैं और पढ़ पढ़ के बहुत सारे, बस ठीक है फिर तो फोड़ ही देंगे और फिर जाएंगे और धड़ाधड़ से वो 3 घंटे का होता है पूरा एग्जाम लिखेंगे। यार ऐसे होता नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिख भी नहीं सकते हो वहाँ पर जा करके। मतलब कि राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो बिलीव मी यार, आप अपना पेपर कभी पूरा कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे। आप कितनी भी, आप बहुत बड़े धुरंधर हो, आपने कितने भी कहीं के टॉपर्स रहे क्यों, अगर इसकी आंसर राइटिंग आपने नहीं कर रखी है ना, तो बहुत रेयर चांस है कि आपके पेपर पूरे होंगे। अगर पेपर पूरे हो रहे हैं तो फिर हाफ एन हजार में होगा। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि राइटिंग इसलिए करनी है कि हमें प्रैक्टिस के लिए, हमें राइटिंग इसलिए करनी है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता ही है कि यार देखो उसमें क्या है, 20 क्वेश्चन आते हैं। जैसे GS 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, अलग अलग पेपर्स हैं हमारे, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आते हैं। अब 20 क्वेश्चन आते हैं, टाइम हमारा 3 आवर रहता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करेगी तो 3 आवर में बहुत रेयर बात है। कोई भी बंदे को मैं पेपर दे दूँ और उसको बोल दूँ 6 आवर्स हैं आपके पास, तो बहुत अच्छे आंसर लिख देगा यार। ठीक है, वो बहुत अच्छे आंसर लिख देगा और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं उसके। लेकिन 3 घंटे के अंदर इसको खत्म करना, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है। राइटिंग से पहले अपने शॉर्ट्स नोट एंड देन उसके बाद आपकी राइटिंग। ठीक है, तो पहला ये हो गया मुद्दा हमारा क्लियर कि राइटिंग क्यों जरूरी है, प्रैक्टिस, और हमें पेपर फिनिश करना है इसलिए राइटिंग तो करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स से पहले हमें राइटिंग करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के बाद हम स्टार्ट करें और उसके बाद चीज़ें हो जानी है, ऐसा नहीं होगा। दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास कि डिफरेंस फ्रॉम द ग्रेजुएशन। अब ये जो यूपीएससी की आंसर राइटिंग है, यूपीएससी की जो आंसर राइटिंग है वो कैसे ग्रेजुएशन से अलग है। देखो ग्रेजुएशन हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ पूछी तो उसके बारे में हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें जैसे मान लीजिए 10 नंबर का कोई वो आया और किसी भी प्रोफेसर ने चेक करी तो वो दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाते हैं, 2 3 4 कुछ भी नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है, अगर उसकी पहले तो देखो यूपीएससी में जो कुछ उसकी डिमांड आपने फिलफिल नहीं करी ना, तो नो डाउट अगर आपने मान लो पूछा कुछ और है, ठीक है, लेबर रिफॉर्म के बारे में पूछा है और आपने कुछ और लिख के चले आए, तो जीरो मिल जाएगा वहाँ पे, कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंस है यहाँ पे। वो कैसे डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा कि ग्रेजुएशन वाली और यूपीसी। देखो यार यूपीसी की जो जैसे कोई भी आंसर्स होता है वो हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक उसका इंट्रो होगा, ठीक है, एक इंट्रो होता है, एक उसका अच्छी बॉडी होती है, ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन होता है। ये 3 ही पार्ट होते हैं। जैसे 15 मार्कर है तो उसमें 3 पेज लिखने होते हैं हमें, 3 पेज लिखने होते हैं। ठीक है, और जैसे 10 मार्कर है तो हमें जो है 2 पेज लिखने होते हैं। तो इसमें डिफाइंड है, ये इतने ही में ही लिखना होता है। ठीक है, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन के एग्जाम देते हैं वहाँ कोई ऐसी लिमिट नहीं होती ना, पेज वेज नहीं होता, लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ उसमें। तो वहाँ का अलग है, मतलब यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है और हमें वही फिलफिल करना होता है। इसलिए ये चीज़ अलग है कि डिफरेंस फ्रॉम द ग्रेजुएशन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई यूपीएससी के आंसर जो होते हैं वो कैसे नॉर्मल ग्रेजुएशन से कैसे अलग होते हैं। ये जी बात होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तुम्हारे पास तीसरे वाले टॉपिक की। तीसरा क्या है कि डेली, अब आंसर राइटिंग हमें क्या होता है, देखो प्रीलिम्स के बारे में पढ़ ही रहे होंगे हम लोग, टॉपिक पढ़ रहे होंगे, कोई इकोनॉमी पढ़ रहा होगा, कोई पॉलिटी पढ़ रहा होगा, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा होगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें आंसर राइटिंग भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि भाई आफ्टर प्रीलिम्स करें क्या, मतलब अभी हम प्रीलिम्स का पढ़ लेते हैं और प्रीलिम्स के बाद मेंस के जो भी आएगा और फिर जो 3 महीने
3 मंथ्स बचेंगे उसमें जाके पढ़ लेंगे। ऐसा करोगे तो कभी मतलब कि बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब एक दो बंदा अगर कोई क्वालिफाई कर गया हो तो कर गया हो, मुझे नहीं मालूम, बट बहुत रेयर है ये। ठीक है, आफ्टर प्रीलिम्स नहीं करना है इसको, बिफोर से स्टार्ट कर देनी है और अभी से स्टार्ट कर देनी है। डेली करें या वीकली करें, एक आंसर लिखें, एक क्वेश्चन लिखें या 2 क्वेश्चन लिखें, या वीकली हम लोग टेस्ट दें। तो यार मैंने ये दोनों में ये पाया है कि जो बंद देखो डेली अगर आप चाह रहे हो तो डेली कम से कम जैसे आंसर बिल्डिंग कर सकते हो आप। जैसे कोई 5 टॉपिक्स हैं आपके पास, ठीक है, उनके बारे में जान लिया डेली, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लिए मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे हेल्पफुल मिला है कि मैं क्या करता हूँ, देखो डेली मैं क्या है, जैसे 5 टॉपिक तैयार कर लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक वीक है, ठीक है, 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक है जी। अब इसे मान लो मैंने एक टॉपिक ले लिया, GS1 का एक टॉपिक ले लिया कि मान लो सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सोसाइटी के बारे में मैंने क्या करा कि पहले तो सिलेबस वाइज जो सिलेबस होता है पहले वो देखा। फिर उससे मैंने क्या करा, उसके अपने मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिए। फिर उसके बाद मैंने उसकी रीडिंग कर ली। रीडिंग के बाद मैंने अपने नोट्स बना लिए कुल बना के ये, ठीक है, नोट्स बन गए। उसके बाद क्या, उसके PYQ भी देख लिए। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, वीकली में जाके उसका टेस्ट दे दूंगा, ठीक है, वीकली में मैं जाके उसका टेस्ट दे दूंगा। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब एक टॉपिक आपने एक वीक में एक टॉपिक तैयार करा, ठीक है, उसके बाद मेंस में जाकर आपने उसका मतलब आपने उसका टेस्ट दे दिया, ये ज़्यादा हेल्पफुल है। डेली आप ठीक है 2 क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता यार। वीकली में जाकर देखो 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, ठीक है, आप चाहो तो 10 क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। आप मतलब आप जैसे संडे को फ्री हैं, आप संडे को फ्री हैं तो 10 क्वेश्चन उठाओ और 10 क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर डालो उसमें। हाँ, 1.5 घंटे में कर लो, 1.5 आवर्स में 10 क्वेश्चन कर डालो उसमें। और जो 20 है तो फिर आपको 3 घंटे लगेंगे। तो लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप जो 10 क्वेश्चन है ना इनको 1.5 घंटे में लिखो। ये सबसे बेस्ट है, जो मुझे फील हुआ है कि ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल यही होता है। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है ये कि आप जो 10 क्वेश्चन वीकली टॉपिक तैयार करो, एक मीन्स का टॉपिक तैयार करो और उसको जो है वीकली आप लिखो। दैट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। प्रीलिम्स नहीं करना है, वीकली ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। ओके, तो चौथा पॉइंट है कि यार माई आंसर राइटिंग मतलब यार मैं आंसर कैसे लिखता हूँ और मैं कैसे टॉपिक चीज़ें देखता हूँ और मैं कैसे लिख रहा हूँ इस चीज़ को, एक एक करके सारी चीज़ें देखूंगा मैं। और चलते मैं अपना दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ कर रखा है चीज़ें, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आ रहेगा डिस्कस। हाँ, क्वेश्चन जैसे मैंने करा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट, ये क्या है, छोटा नहीं होगा क्या? तो ये मेरे आंसर है यार, मैं ऐसे आंसर लिखता हूँ इसमें, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे कभी आंसर, जैसे ये सीट है, ये UPSC वाली कोई भी मैंने कॉपी मंगा रखी है। देखो यार पहले तो आंसर कैसे लिखने हैं। UPSC जब आंसर मेंस आंसर लिखोगे ना तो वहाँ पे ना इस तरह की सीट मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ से ऐसे कट और यहाँ से ऐसे कट इस तरह की मिलेगी। और वहाँ पे ऊपर इस तरह से होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अलग फॉर्मेट होता है। प्लेन में लिखने से क्या होता है कि यार वो ना माइंड हमारा उस तरह से ट्रेंड होता है। तो ये कॉपी होती है, मार्केट में आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप ये खरीद सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के UPSC का फॉर्मेट होता है और ये, ठीक है। तो जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे मुझे प्रैक्टिस करना होता है, कभी मैं जैसे मतलब 2 आंसर लिख रहा हूँ, 3 आंसर लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उससे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लिख लूँगा कि जैसे ये क्वेश्चन है मेरे द्वारा किया हुआ है, ठीक है। मैंने ये विद इन जो है 2 मार्कर क्वेश्चन, ये मान लीजिए हाँ 15 मार्कर है, ठीक है। 50 मार्कर मतलब 3 पेज में मुझे लिखना है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टाइप। जो सॉइल टाइप्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस पता करनी है एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। जो डिफरेंट सॉइल्स होती हैं, जैसे एल्यूवियल सॉइल होगी, रेड सॉइल्स होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उनका एग्रीकल्चर में क्या रोल है और हमें समझाना है कि इन इंडिया के अंदर विद सुइटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक यानी कि GS3 का टॉपिक हो सकता है, ये ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। GS1 में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं इसको कि मैंने क्या कर रखा है इसके अंदर। तो जैसे मैं इंट्रो की बात करूँ पूरा, ठीक है, मैं जैसे बात करूँ इसकी, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने इसका इंट्रो लिख रखा है यहाँ पे, इंट्रो ये लिख रहा हुआ है। इंट्रो में क्या लिख रखा है मैंने इसके, इंट्रो में क्या लिख रखा है, अच्छा ये मैंने इंट्रो इसका यहाँ से यहाँ तक मेरा इंट्रो है। ये इंट्रो में लिख रहा है कि सॉइल टाइप डिसाइड द एग्रीकल्चर इन दैट एरिया, ठीक है। द सैलिनिटी इज इंक्रीजिंग इन द पंजाब एंड हरियाणा रीजन एंड रीजन इज द आल्सो स्प्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ये मैंने कहीं पढ़ा होगा तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे कि जो सॉइल टाइप होती है वो एग्रीकल्चर डिसाइड करती है।
मान लो जैसे एल्यूबल सॉइल है हमारा, जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एल्यूबल सॉइल है, तो एल्यूबल सॉइल के अगर वहाँ पे हमारा जैसे गेहूँ हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये सब चीज़ें आपने देखोगे पहाड़ों में थोड़ी हो सकती हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एल्यूबल सॉइल नहीं है, तो वहाँ पे जो ज्योग्राफी है वो सपोर्ट नहीं करती है। तो ये आपने इतना इंट्रो का पार्ट लिख दिया, ये आपका इंट्रो वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, ये अपना इंट्रो वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है नीचे, अब ये मैंने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे, देखो कोई भी क्वेश्चन आए, जब भी ध्यान रखना हमेशा, कोई भी क्वेश्चन आए तो कोशिश ये करनी है कि एक शॉर्ट डायग्राम जरूर बनाएं। उसमें डायग्राम बनाने से होता है कि यार देखो एक इंप्रेशन, एक एग्जामिनर जब भी चेक करता है उसको ये दिमाग में आ जाता है यार इसको थोड़े से कंसेप्ट तो क्लियर है। अगर मान लीजिए आपके डायग्राम बनाने से उसको हाफ नंबर भी आपको एक्स्ट्रा मिल गया, आप समझ रहे हैं आपने, तो फिर एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 10 मार्क्स आपको मिल गए यहाँ पे एक्स्ट्रा। 10 मार्क्स का मतलब यानी कि 4 पेपर होते हैं, यानी 40 मार्क्स आप लिस्ट में बाहर भी हो सकते हैं और इनमें भी हो सकते हैं, इतने मार्क्स हैं ये तो, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा जितनी भी सॉइल थी, तो मुझे याद था, मैंने बता दिया कि ये माउंटेनियस सॉइल्स यहाँ पे पाई जाती है, जो एलुवियल सॉइल है वो यहाँ पाई जाती है। इंडिया का मैप देखो, जब भी इंडिया का मैप कैसे बनाता हूँ, देखो इंडिया का मैप बनाना होता है, मैं ऐसे करके वहाँ पे आपको रफ मैप बनाना है ये, ठीक है, अगर ऐसे दिखाना है, ठीक है, तो इस तरह से मैं इंडिया का मैप बना सकता हूँ। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे ये है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है, यहाँ पे एरिड सॉइल होगी, यहाँ पे ये एरिड सॉइल हो जाती है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल के बारे में बता दिया मैंने, रेड सॉइल के बता दिया, ब्लैक सॉइल बता, तो मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया रीजन जो है यहाँ पे इस तरह के सॉइल है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ठीक है। तो अब ये मैंने डायग्राम तो बना दिया यहाँ पे, डायग्राम बनाने के बाद ठीक है, अब दूसरा क्या आता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ, हाँ अब देखो जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ये पूछा है कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूछा है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन एग्रीकल्चर। तो मैं जैसे मैंने पहली सॉइल के बारे में बताया कि हिमालयन टाइप की जो सॉइल होती है वो कहाँ काम आती है, ठीक है, ये लिखा मैंने कि दिस इज एरिड, ठीक है, दिस इज एसिडिक इन नेचर एंड सुटेबल फॉर द एप्पल कीवी एंड कल्टीवेशन। अब मैंने इसको बता दिया ना, ये सॉइल है और इसका इंपॉर्टेंस ये है एग्रीकल्चर में, मतलब जो हिमालयन टाइप की सॉइल्स होती है वो एप्पल के लिए, कीवी के लिए कल्टीवेशन में इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। पूरे हिमाचल हो गया, रीजन हो गया हमारा, जे एंड के हो गया, वहाँ पे ये सब चीज़ होती है। दूसरी मैंने जैसे एलुवियल के बारे में बताया, एलुवियल के बारे में एक फैक्ट मैंने बता दिया। दूसरी टाइप में ये बता दिया कि 45% जोग्राफिकल एरिया है और यहाँ पर राइस, वीट एंड शुगर केन होता है, दैट्स इट, क्या है, ठीक है ना। फिर मैंने एरिड के बारे में बता दिया, इसी तरह से मैंने रेड सॉइल के बारे में बता दिया, फिर इस तरह ब्लैक सॉइल के बारे में बता दिया, एक एक करके साली मैंने से एरिड सॉइल बताया, फिर रेड सॉइल के बताया, फिर इसका एग्जाम्पल। ध्यान रखना जब भी हम कोई आंसर लिख रहे हैं, जब भी डन, तो मैं एक हेडिंग दूंगा, उसके बारे में एक लाइन लिखूंगा, दैट्स इट। हेडिंग के मतलब जैसे मैंने हेडिंग लिखी यहाँ पे, इसके बारे में 1 लाइन लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा और उसका एक एग्जाम्पल दे दूंगा, इतना ही करना है आपने। ओवर इतना टाइम होता है वहाँ पे, ना इतना लिख पाओगे वहाँ पे आप, कोई मतलब नहीं है, इतना ही करना आपने। तो ब्लैक सॉइल के बारे में हो गया ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब लेटर, ये मैंने पूरी सॉइल आपको बता दी, एक एक सॉइल बता दिया, 6 तरह की, मैंने आपको 6 पॉइंट्स लिखे। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज़ नोटिस करना, मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट मतलब यहाँ 6 पॉइंट्स लिखे। पॉइंट नंबर 1 लिखा, हेडिंग डाली, या हेडिंग डाली, इसके बारे में एक लाइन। पॉइंट नंबर 2 या हेडिंग डाली, लाइन नंबर 3, ये हेडिंग यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे मैंने 6 पॉइंट लिखे टोटल, ऐसे 6 पॉइंट लिखे हैं, 6 पॉइंट लिखे हैं। और फिर यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। ये कंक्लूजन मैंने क्या लिख दिया कि क्लियरली वी कैन सी दैट द एग्रीकल्चर टाइप डिपेंड्स अपॉन द सॉइल टाइप इन एरिया बट द सॉइल डिग्रेडेशन इज इंक्रीजिंग सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। सिंपल सा एक कंक्लूजन दे दिया, कोई नहीं है। तो अब देखो मैं आपको एक साथ भी दिखा देता हूँ ये किस तरह का दिखा, मतलब अब जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसका इंट्रो हो गया, ये इसका इंट्रो हो गया, एक डायग्राम हो गया, ठीक है, जो पूछा गया वो मैंने यहाँ दूसरे पेज में बता दिया, और तीसरे लास्ट पेज में मैंने कोई ये कंक्लूजन सा दे दिया छोटा सा, दैट्स इट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैंने जैसे दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, जैसे ये अभी क्या है कि हाँ PYQ में आया, 2020 में आया या 19 में आया था जी कहीं क्वेश्चन, है ना। जैसे पूछा गया था कि पाला पीरियड, पूछ रहा है कि पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म। अब इन्यूमरेट, ठीक है, इन्यूमरेट जब भी आया था हमें ध्यान एग्जाम्पल के साथ बताना है। इन्यूमरेट मतलब है कि स्पेशली आप एग्जाम्पल के साथ दिखाओगे। ये वर्ड का भी कुछ मीनिंग होता है, जैसे क्रिटिकली लिखा जाए तो हाँ प्लस भी लिखने होते हैं, माइनस भी लिखने होते हैं। तो ये PYQ क्वेश्चन है। तो ये मैंने कैसे लिखा था, मतलब PYQ भी मैं जैसे लिखा था, तो मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे याद था कि ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, और मुझे ये भी याद था कि ये जो है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में कहीं इनका जो है पूरा साम्राज्य हुआ करता था, इसके बारे में, ठीक है। तो अब इसके बारे में अब मैंने ये क्वेश्चन करा यहाँ पे, तो मैंने क्या करा है इसमें, मैंने ये कराया कि अब मैंने इसका छोटा सा इंट्रो दे दिया यहाँ पे। छोटा सा इंट्रो क्या दिया यहाँ पे, थोड़ा सा इंट्रो ये दिया कि पाला पीरियड, ठीक है, जो हाँ इसका जो मैंने ये लिख दिया कि टाइम पीरियड तो पाला क्या था वो 750 से लेकर के हमारा 1000 AD में हुआ था, ये मुझे याद था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, और फिर मैंने ये भी लिखा ये पैट्रन करा बुद्धिज्म को, ये करा, और फिर मैंने एक डायग्राम बना दिया, मुझे बस इतना याद था। अब मैंने जैसे ये रफ डायग्राम जैसा भी मैंने बनाया था ये, ठीक है, इंडिया का जैसे मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है, ध्यान रख लो बहुत रफली हो जाता है, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया कि भाई इनका जो है पाला का रीजन हुआ, तो मैं यहाँ टाइम पीरियड लिखा दिया कि भाई इतने में हुआ करते थे,
ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या है, अब मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज, अब इसके बारे में कि इन्होंने बुद्धिज्म को कैसे फ्लोरिश करा। पहला पॉइंट मैंने डाला इसमें, मैंने एक हेडिंग लिखूंगा, एक लाइन लिखूंगा, वही मेरा सब कुछ सेम चल रहा है कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म को कैसे स्प्रेड करा था। जो धर्मपाल हुए इन्होंने बहुत सारे काम करे थे, कैसे इन्होंने मतलब सराउंडिंग कंट्री में स्प्रेड करा था, जैसे इंडोनेशिया में हमारे फैलाया था। दूसरा पॉइंट, बुद्धिज्म की आर्किटेक्चर बनाए इन्होंने, जैसे स्तूपास हो गए, विहाराज हो गए, बनाए होंगे भाई, सीधी सी बात है, जब इतना पैटर्न करा तो ये सब तो बनाए होंगे, ये जनरलाइज पॉइंट है। कोई भी ये सब चीज़ें पढ़ के नहीं आता है, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके ही हमें आंसर निकालना होता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आ गया है, हाँ, तीसरा पॉइंट मैंने क्या डाला इसमें, तीसरा पॉइंट मैंने रखा ग्रेट पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है। हाँ, ये मुझे याद था कि ये महायान के पैटर्न हुआ करते थे। फिर लर्निंग सेंटर थे, अब जैसे नलिन से जैसे ये फ्लोरिश करेंगे, जैसे नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये फ्लोरिश करी, ठीक है, ये फ्लोरिश करी थी। पांचवा पॉइंट हो गया लिटरेचर वर्क, बहुत सारे लिटरेचर वर्क लिखाएंगे। अब मुझे याद नहीं था कि कौन की चीज़ लिखवाई थी, बस हाँ कि लिटरेचर कुछ ना कुछ तो कराया होगा इन्होंने, ये मुझे याद था, ठीक है। छठवां पॉइंट ये हो गया इसका। फिर यहाँ पे कंक्लूजन, सेम यहाँ पे कंक्लूजन, एक लाइन लिखना ही लिखना है। कंक्लूजन का मतलब ये है कि एग्जामिनर को ये फील होता है कि आपने जो है पूरा आंसर कंप्लीट कर दिया है। अब ये 10 मार्कर्स था, ठीक है, 2 पेजेस मुझे लिखना था, 2 पेज मतलब 7 मिनट्स मिलती हैं हमेशा, 7 मिनट्स क्या प्रास है, मतलब 7 से 8 मिनट्स आप ले सकते हो। बाई सीइंग सच एन एग्जाम्पल वन कैन सी द बुद्धिज्म फ्लोरिश टू ए ग्रेट लेवल ड्यूरिंग द पाला। अब मैंने ये टाइम पीरियड लिख दिया भाई, इतने से सेंचुरी से इतनी सेंचुरी हुआ था, सिंपल। अब देखो ये कोई बेस्ट आंसर है, देखो बेस्ट आंसर कुछ भी नहीं होता है, कोई भी बेस्ट आंसर नहीं होता, ये सब गुड आंसर्स हैं मतलब। अब इसमें देखो उसको अच्छा लग गया तो 10 में से फॉर एग्जांपल से वो 6 भी वो देखो वो किसी भी टॉपिक से कितने मार्क्स होते हैं, 250 में से उसके 125 आवर्स का मतलब वो बेस्ट परफॉर्म करा उसने। तो इसका मतलब क्या है कि 10 मार्क्स में से उसके मतलब 50% है, मतलब 5 आवर्स का मतलब कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। उसको अच्छा लग गया तो 4 दे देगा, खराब लग गया तो 3 भी दे सकता है उसमें, और बहुत अच्छा लगा तो 5 भी मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसमें। आप कितनी भी चीज़ें बना ले, कितने भी डायग्राम कुछ भी बना लेना, बहुत रेयर है। अगर उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो 6 देगा, अदरवाइज नहीं देते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको 4 से 5 मिल रहे हैं ना आपको, मतलब आपका हो गया, मतलब आपने बहुत अच्छा लिखा मतलब ये, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने देख लिया, अब तीसरे ये भी देख लेते हैं, है ना, ये भी देख लेते। तीसरे में जैसे कि अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने प्रैक्टिस करा था इसमें, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा था इसमें, मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर जो है लिखना स्टार्ट कर देता हूँ कि भैया ये ऐसा इतना लिखना, ठीक है। 2 days इंडिया कैन टेक ए लीफ आउट ऑफ द एंशिएंट एंड, ठीक है, रिच कल्चर ऑफ टॉलरेंस। ये पूछ रहा है कि आज के समय जो है इंटॉलरेंस टाइप की चीज़ बढ़ गई है, तो हमारे एंशियंट और मेडावल से क्या सीख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा एग्जांपल लिखोगे ना आप, हाँ इलिस वही है एग्जांपल, जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल लिखो उतनी ज़्यादा आपके मार्क्स मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। अब मैंने कैसे करा इस चीज़ को, चलो देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रो लिखा, इंट्रो मतलब यार कुछ भी, मतलब देखो इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वेल प्रिपेयर्ड कोई इंट्रो इसका, लेकिन मुझे याद है हाँ कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन विच इज़ ए होम ऑफ द रिच कल्चर एंड कोर वैल्यूज लाइक द टॉलरेंस कंपैशन। मैंने ये जनरलाइज इंट्रो लिख दिया, कुछ भी मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब अब देखो इसमें कोई डायग्राम तो बना नहीं सकता मैं, ऐसा तो है नहीं कि यार मैं कोई इंडिया का मैप बना दूंगा या बना दूंगा तो, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या है कि हवेन स्पोक बना सकता हूँ इस तरह से, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट सोशल प्रॉब्लम, मतलब प्रेजेंट में सोशल प्रॉब्लम चल रही है भाई, इंटॉलरेंस की दिक्कत चल रही है, तो प्रेजेंट में सोशल प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या सीख सकते हैं, एंशिएंट से क्या सीख सकते हैं, मेडावल से क्या सीख सकते हैं, वही तो क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो प्रेजेंट में सोशल जो प्रॉब्लम है, हेट स्पीच बहुत चल रहा है भाई, देखो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे हेट स्पीच होती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है। पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब ध्रुवीकरण हो रहा है यार, कई सारे लोगों के विचार अलग हैं, वो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। कम्युनिज्म, डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो रही है कम्युनिज्म के मामले में, ठीक है। डी ग्लोबलाइजेशन मतलब वही है, प्रोटेक्शनिज्म का चल रहा है, जैसे आपने यूएसए देखा होगा, ठीक है। और क्राइम अगेंस्ट वुमन ये बढ़ते जा रहा है। तो ये सब क्या है, मैंने ये ऐसा हब एंड स्पोक बना दिया और मैंने ये दिखा दिया भाई डायग्राम, मतलब कि मैंने डायग्राम बनाना सीख लिया इसमें, मतलब कुल मिला के ये है कि मुझे नहीं आ रहा था समझ में क्या डायग्राम बनाऊँ, तो मुझे ये लगा तो मैंने ये डायग्राम बना दिया वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब जो पूछा है, अब क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया इज अ रिच कल्चर टॉलरेंस एंड, हाँ मतलब हम क्या सीख सकते हैं, मतलब अब देखो पहला पॉइंट लिखा मैंने, रिलीजन की टॉलरेंस सीख सकते हैं, ठीक है। रिलीजन की टॉलरेंस कैसे कि सर्वधर्म संभव, मतलब सारे धर्म, ये मनुस्मृति से, ये मुझे एग्जांपल याद है, जितने मैंने कहा एक पॉइंट उसकी सब हेडिंग और उसका एक एग्जांपल या एक लाइन, तो सर्वधर्म संभव मनुस्मृति लिया गया, ये लिख दियो। फिर दूसरा एग्जांपल मैं लिख दिया अशोका से, जैसे कि ये ले रखी चीज़ें, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जैसे दूसरा पॉइंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैसे है, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट ड्यूरिंग अशोका के टाइम पे ये फ्लोरिश किया करते थे, ठीक है, ये तीनों फ्लोरिश कर रहे थे, इसका मतलब टॉलरेंस है। तो आज भी जो है कई सारे रिलीजन अभी भी हमारे इंडिया में चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो भी फ्लोरिश करने चाहिए अच्छी तरह से, सारे लोग टॉलरेंस होना चाहिए। हाँ, हम तीसरे पॉइंट में जैसे लिख दिया कि वसुधैव कुटुंबकम,
ठीक, होल अर्थ इज़ अवर होम, इस तरह की चीज़ लिख दी। भक्ति सूफी मूवमेंट में ये कि भाई ये चीज़ करनी, तो इस तरह से मैंने पूरा ये आंसर लिखा है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें कंक्लूजन नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इसमें कंक्लूजन लिखा, इसका मतलब कि मेरे कम मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन, मेरे टाइम नहीं बचा है और मैंने, तो मेरे को कम मार्क्स मिलेंगे, तो मतलब एग्जाम मुझे यहाँ पे 3 या 2 नंबर दे देगा यहाँ पे, ठीक है, 10 में से। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ। तो अब जी ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं अपनी आंसर राइटिंग बता दी, ठीक है। दूसरा पॉइंट फटाक से ये भी देख लेते हैं कि ये था, हाँ ये करा जैसे आइडियल आंसर्स और द बेस्ट। देखो यार, कोई भी आइडियल आंसर नहीं होता है, कोई कितना भी कहे कि मैं बहुत आंसर बेस्ट लिख, बेस्ट आंसर कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। केवल वहाँ पे गुड आंसर होते हैं। गुड आंसर का मतलब क्या, अगर एग्जामर को समझ में आ गया तो वो 10 में से आपको 5 नंबर दे देगा, अगर 15 का है तो वो 7.5 दे देगा, इससे ज़्यादा मिलते ही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि टॉपर्स के जो हुआ करते थे 50% ही नंबर मिलते हैं, तो कोई भी बेस्ट आंसर नहीं आता है। अब देखो टाइम होता नहीं है वहाँ पे, ये है कि आपने जितनी प्रैक्टिस करके आप अच्छे आंसर लेके आओगे, और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल डालोगे और जितनी ज़्यादा आपने जो भी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो आप फिल करोगे, तो आपके जितने उतने अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। छठवां नंबर क्या है, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर एनी टॉपिक फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कई सारे टॉपिक आते हैं, है ना, तो प्रीलिम्स के हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ कि या क्या फैक्ट है, क्या पूछा जा रहा है, ये तो ठीक है हम लोग पढ़ ले, लेकिन मेंस ऑफ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मेंस के जैसे मैं कोई टॉपिक लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ उसके बारे में, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे। अब जैसे मान लो ये टॉपिक था कि ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल आज मैंने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, ये आज द हिंदू में आया था, ठीक है, द हिंदू में आया था। तो द हिंदू में ये पूछा गया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि इंडिया ने लॉन्च करा है कि देखो हाइड्रोजन जो होती है अमोनिया में, अमोनिया बनाने में और फर्टिलाइजर बनाने में, स्टील इंडस्ट्री में बहुत जगह हाइड्रोजन यूज़ होती है, ठीक है। तो अभी ये था कि हमें जो हाइड्रोजन, जो एट प्रेजेंट हम लोग हाइड्रोजन बनाते हैं वो हम लोग कोल से निकालते हैं या कहीं से भी निकालते हैं, वो ब्लैक हाइड्रोजन होती है, ग्रे हाइड्रोजन होती है। बट ये ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी होती है, ग्रीन। अब पहले तो हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन होती है जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो सोलर एनर्जी होगी तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो सोलर एनर्जी से हम लोग हीट जनरेट कर ली, तो उससे तो रिन्यूएबल एनर्जी से जो हाइड्रोजन बना रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगी। अब इसके वही है, अब इसको मेंस के कैसे करूँगा, तो मेंस में ऐसे करेंगे कि मेंस में पहले लिखूंगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन हाँ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके इश्यूज़ क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, कुछ भी पूछ सकता है, इश्यूज़ क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहले तो कंसेप्ट मैंने बता दिया कि इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि भाई इमिशंस कम कर देगा, ये इमिशन कम हो जाएंगे, और तुम्हारे फॉसल फ्यूल के जो हमारे पास एक्सपोर्ट पे हम लोग डिपेंडेंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जो है अर्थ का टेम्परेचर कम कर सकते हैं, ये सब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो बिल्स हैं हम लोग जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं कई इस फील्ड में अगर अच्छा काम करें। फिर इश्यूज़ बता देंगे हमारे पास, इश्यूज़ ये हैं कि भाई इसमें जो कॉस्ट आती है वो बहुत हाई तरह की कॉस्ट आती है, ज़्यादा कॉस्ट है। तो इस तरह से मतलब पहले कंसेप्ट मतलब इंट्रो लिखा दिया, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और एक एक लाइन में करके ख़त्म कर देंगे। मतलब एक पेज लूँगा और इसी में पहले 1-2 लाइन लिख दूँ है क्या चीज़ें, फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इसमें इश्यूज़ क्या हैं, और कंक्लूजन होगा तो कंक्लूजन। मतलब एक पेज में ये हेडिंग डालूंगा, ये खत्म कर दूंगा। अब मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने अभी जैसे GS3 के कुछ नोट्स जैसे टॉपिक वाइज मैंने बना रखे हैं, तो वो कैसे बना रखे हैं मैंने, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फूड प्रोसेसिंग के मेरे ऊपर नोट्स बना रखे हैं मैंने ये, ठीक है। मैं टॉपिक है जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, तो मैंने एक पेज के नोट बनाए हैं, ये देखो मैंने एक पेज के नोट बना रखे हैं ये, ठीक है। ये मेरे एक पेज के नोट है बस, दैट्स इट, इतने फूड प्रोसेसिंग के ऊपर इतने पेज के नोट्स हैं मेरे। मैं कुछ भी पढ़ के नहीं जाऊँगा, मैंने ये पूरा पूरा सार निकाल रखा है यहाँ पे, बस मैं यही पढ़ के जाने वाला हूँ वहाँ पे, और यही पूरा ही लिख के आऊँगा, कुछ भी आ जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से कुछ भी आ जाएगा। तो मैंने एक यहाँ लाइन लिख रखी है कि पहले तो है क्या फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि वैल्यू एडिशन करते हैं, ठीक है। फिर ये पूछा कि हाँ, फिर एक डाटा है यहाँ पे मेरे पास, डाटा कोड कर दिया कि ओनली द 2% ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इज, ठीक है ये है। और दूसरा मैंने लिख दिया कि फूड प्रोसेसिंग जो है कि 32% जितनी भी कंट्रीज़ की फूड मार्केटिंग है उसमें से 32% जो है हमारे पास ये चीज़ हो रही है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में, ये लिख दिया मैंने, इतनी 60% करती है जो भी है डबल फार्मर के डबल जो इनकम है डबल करने में। अशोक दलवाई कमेटी हुआ करती थी, उसने क्या कहा था, रिड्यूसिंग द वेस्ट ऑफ द फूड। अब इसमें ये मैंने डाटा, ये मैं हेडिंग डालूंगा और उसमें एक लाइन लिखूंगा कि 25 से 30% जो पूरा वेस्ट हो रहा है एवरी ईयर इतना होता है। तो मतलब एक लाइन और पहले एक ये हेडिंग और इसके बारे में एक लाइन, ये तो मैं कर रहा था। अब फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इसमें इश्यूज़ क्या हैं, अब यहाँ पे इश्यूज़ हो गए कि अभी छोटी यूनिट है,
अभी लिंकेज नहीं है इंडस्ट्री का फार्मर के साथ, अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। अब जैसे उसमें हेडिंग डालूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, फिर उसमें उसमें अंदर लिखूंगा एक लाइन में कि हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारे पास रोड नहीं है अच्छे, ये नहीं है, वो नहीं अच्छे, एग्जाम्पल में डालूंगा मैं। ये मतलब कि मैं जब भी ये नोट बनाता हूँ मैं हेडिंग लिखता हूँ केवल, उसके बाद फिर मैं अपने अपने दिमाग लगा करके, और ये प्रैक्टिस से आता है आपका, तो वहाँ पे जा करके मैं केवल हेडिंग ये डालने वाला हूँ, फिर लिखने अपने दिमाग से वाला हूँ। इस तरह से कोई डाटा होगा तो इंपॉर्टेंट यहाँ लिख लूँगा और वो मैं कोट कर दूंगा जिसमें कर रखा है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप ले रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स हैं कि पीएम किसान जैसा, ये डायरेक्टली अब मैं जितनी भी आएंगे गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट उसमें लिखूंगा मैं गवर्नमेंट स्टेप्स, और ऐसे करके हाफ एंड स्पोक का डायग्राम बनाऊंगा और ये लिखते चलाऊंगा। पीएम किसान संपदा योजना होगी, 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है, नेशनल मिशन ऑन द फूड प्रोसेसिंग के ऊपर ये कर दिया है, ठीक है। और कंक्लूजन में अगर मेरे को लिखना होगा तो कंक्लूजन में ये डाल दूंगा कि द हाइजीन प्रैक्टिसेस एट द प्रोसेसिंग यूनिट नीड टू बी अपग्रेडेड एंड अवेयरनेस को हमें बढ़ाना है, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें लिख दूंगा मैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी, इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के मेरे पास इस एक तरह एक पेज के नोट्स हैं ये। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ होगी और ये इसका डाटा हो गया यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए, गवर्नमेंट के स्टेप्स यहाँ हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और ये इसका डायग्राम होगा यहाँ पे। जब भी आएगा तो मैं डायग्राम भी बना दूंगा यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड मैं डायग्राम बना दूंगा। तो बस ठीक है यार, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस कर ली ये सब चीज़ें, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी यहाँ पे ये कि चीज़ें कैसे चीज़ें करनी है यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। आंसर राइटिंग कैसे होनी है, वाई आंसर राइटिंग, ठीक है, वाई डिफरेंस कैसे है यहाँ पे, डेली करनी वीकली, मैंने बोला वीकली करनी है। माई प्रैक्टिसेस मतलब मैं कैसे करूँ, मैंने उसका एग्जांपल बता दिए। आइडियल बेस्ट आंसर कुछ होता है, आइडियल कुछ नहीं होता है, मैंने बोला गुड होता है। फिर मैंने बताया कि हाँ कोई भी टॉपिक हो रहा है तो टॉपिक को कैसे लिखना है यहाँ पे, तो ये मैंने उसको भी एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। दूसरी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे दूसरे में, ठीक है। तो अभी ये मैंने बता दिया इसका, फिर प्रीलिम्स का भी डिस्कस कर लेंगे यार, कौन कौन सी चीज़ें कैसे करनी है। अभी प्रीलिम्स का ठीक है, अभी मेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी, 2 महीने मेंस का ही करना है, ठीक है। ओके बाय।